देखिए, एनर्जी में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक जिसको आप कहते हैं, देखिए ऊर्जा का बंटवारा मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। परंपरागत ऊर्जा जिसका लंबे समय से उपयोग प्रचलन में है, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा जिसका लंबे समय से उपयोग प्रचलन में नहीं है, अभी जल्दी से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं आजकल पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए, तो मुख्यतः दो डिवीजन किया जाता है। फॉसिल एनर्जी, जीवाश्म ऊर्जा, और नॉन फॉसिल एनर्जी, गैर जीवाश्म ऊर्जा, जिसको आप क्लीन एनर्जी एंड नॉन क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी कहते हैं। तो मैं वही बंटवारा करूंगा जो मुझे यहाँ पे करंट अफेयर में पढ़ाना है। बाकी जब हम लोग 11 मई से शुरू करेंगे क्लास को, तो उसमें फिर बहुत व्यापक दृष्टि से जब चैप्टर आएगा तो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, एनर्जी का बहुत बंटवारा होता है, लेकिन एक बंटवारा मैं कर रहा हूं यहां समझाने के लिए। एक है भैया फॉसिल एनर्जी, फॉसिल एनर्जी जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा जैसे कोयले से, लकड़ी, जैसे पहले लिख देते हैं लकड़ी से, लकड़ी से, ये सब जीवाश्म है। फॉसिल लकड़ी से, कोयला से, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से, दीज आर फॉसिल एनर्जी। ये सभी जीवाश्म ऊर्जा की स्रोत है। और मुख्यतः अगर आप देखेंगे वर्तमान दुनिया इसी पर ही आधारित है। गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब, अगर यहां पे मैं कहूं नॉन फॉसिल एनर्जी, पहले मैं लिख देता हूं तब बात करूंगा तो समझ आसानी से आएगी। नॉन फॉसिल एनर्जी, गैर जीवाश्म ऊर्जा, गैर जीवाश्म ऊर्जा। अब जैसे मैं कम एग्जाम्पल दूंगा, वैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब भारत सरकार एक तो फोकस कर रही है भैया बायोफ्यूल पर, जो मैंने कल आपको पढ़ाया, जैव ईंधन। अगर देखेंगे तो इसमें भी फॉसिल है, लेकिन ये क्लीन एनर्जी के तहत कैटेगराइज किया गया, इस नाते मैं यहां पे लिख रहा हूं। दूसरा जानते सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और तीसरा है हाइड्रोजन एनर्जी, जिस पर सरकार ने फोकस किया हुआ है, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन ऊर्जा। अब ये नॉन फॉसिल एनर्जी है, या इसको क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है। ये स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या बहुत कम इससे नुकसान है। और ये नॉन क्लीन एनर्जी है, नॉन क्लीन एनर्जी, गैर स्वच्छ ऊर्जा। अब देखिए, इसी में न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है, इसी में न्यूक्लियर एनर्जी भी है। ऐसा नहीं कि केवल यही तीन है, इसी में विंड एनर्जी, देखिए इसी में न्यूक्लियर एनर्जी भी है, नाभिकीय ऊर्जा भी है, इसी में भैया विंड एनर्जी भी है, इसी में जानते हैं हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, जल विद्युत भी है, इसी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, क्योंकि गैर फॉसिल तो ये भी है। इसी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब भी इसी के अंतर्गत है। तो ये गैर जीवाश्म ऊर्जा है। अब देखिए, भारत सरकार क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा पर, स्वच्छ ऊर्जा पर अगर देखेंगे तो भारत सरकार, भारत का फोकस है। क्यों फोकस है? क्योंकि पेरिस समझौता हुआ, उसमें हम लोग शामिल हैं। ये पेरिस समझौते के कारण, पेरिस एग्रीमेंट के कारण, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता के कारण
ऐसा होना करना पड़ रहा है। और भारत ने देखिए 2070 तक लक्ष्य क्या रखा है, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है, जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है, जानते हैं। अब इस टारगेट को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? इस टारगेट को तभी आप पूरा कर पाएंगे जब आप क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, जब आप स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। अब देखिए भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए 3 ऊर्जा पर फोकस कर रही है। क्लीन एनर्जी के लिए ज्यादा फोकस जो है भारत में प्रयास, तो ये प्रयास है एक बायोफ्यूल को लेकर के, जैव ईंधन जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसमें एथेनॉल, बायोडीजल, ये मींस में भी ये जानते अच्छा सवाल बन सकता है, बायोडीजल और बायोगैस। यद्यपि इसमें भी एमिशन है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लेशर है। और सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जिसमें सोलर थर्मल, जिसमें सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेइक, सोलर फोटोवोल्टेइक, सोलर थर्मल एनर्जी और फोटोवोल्टेइक एनर्जी, ये है सौर्य तापीय, सौर्य तापीय ऊर्जा जो सीधे सूर्य के तापमान का, और सौर्य विद्युतीय ऊर्जा, सौर्य प्रकाश विद्युतीय ऊर्जा, सौर्य और फोटो माने प्रकाश, विद्युतीय, प्रकाश विद्युतीय ऊर्जा। और तीसरा है भैया हाइड्रोजन एनर्जी। इन 3 पर सरकार का बहुत फोकस है, पहले आप नोट कर लीजिए। अब इन तीनों को पहले समझा जाए, जिसमें पहला मैं समझा चुका हूं। फटाफट देख लें आप, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसके लिए भारत की सरकार ने इसके लिए 2018 में निर्णय लिया और बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, जो कि मैं कल आपको लिखवा चुका, बायोफ्यूल पॉलिसी। और इसके लिए 2017 में निर्णय लिया। 2017 में निर्णय कैसे लिया, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। और इसके लिए 2021 में निर्णय लिया गया। अब मैं सबसे पहले हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में है और यहां से क्वेश्चन जानते पूछा जा सकता है। सोलर एनर्जी के तो कुछ पॉइंट पूछे जा सकते, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी में तो पूरा कंसेप्ट ही पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड सारी चीज पूछी जा सकती है।
तो देखिए ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, सबसे पहले इसी पे आते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021 ये हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन बनाया गया। अब आप जान लें इसमें क्या लक्ष्य है कि भाई भारत को हाइड्रोजन एनर्जी का हब बनाना है। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा का के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य। तो भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। कैसे है देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूं, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021 में। ये लिख लें। और जो है 2030 तक, मतलब मेकिंग इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब लक्ष्य है। 75th इंडिपेंडेंस डे अर्थात 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब का इसमें लक्ष्य है। 2030 तक करना है। मेकिंग इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, अभी समझाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब अप टू 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है। दो हजार 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का एक बड़ा केंद्र है। ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र। आप सभी लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक जानते हैं बिल्कुल, हाइड्रोजन एक जो है बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है। एक चीज ध्यान रखिए, हाइड्रोजन से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा कोई ऊर्जा है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने पर एमिशन में बदले में कुछ भी नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता अभी समझाएंगे। सबसे क्लीन एनर्जी इसी को माना जाता है। देखिए हाइड्रोजन चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये सामान्यतः गैस के रूप में हाइड्रोजन एनर्जी इसी गैस से प्राप्त की जाती है। स्रोत यही हाइड्रोजन है। ये जानते हैं सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। इसमें कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें
कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है। कोई भी उत्सर्जन नहीं है। कैसे नहीं है अभी समझाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं है, इसीलिए इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। इस नाते ये बड़ा जानते कमाल कर सकता है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन पहला और सबसे हल्का तत्व है। वजन हवा से बहुत कम है वायुमंडल में, इसीलिए ऊपर की ओर जब उठेंगे तो ये ज्यादा पाई जाती है शुद्ध रूप में, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखिए, देखिए हवा से, देखिए एयर, हवा और हाइड्रोजन, अगर मैं इसकी तुलना में आपको दिखाऊं, देखिए हाइड्रोजन ये हवा है। हवा तो मिश्रण है, इसमें तो नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा का औसत भार 29 है, 29 है, ये औसत भार है, मालिकुलर वेट है इसका। और अगर हाइड्रोजन का आप देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है इसका मालिकुलर वेट बहुत कम है, इसका भाई यहां पर 2 ले लीजिए। तो हवा से बहुत ज्यादा हल्की गैस है ये हवा से हाइड्रोजन, हवा से बहुत हल्की गैस है और वायुमंडल में ऊपर की तरफ पाई जाती है। वायुमंडल में नीचे के बजाय, नीचे के बजाय ऊपर, चूंकि हल्का होने के कारण ऊपर उठ रहती है, ऊपर बहुत अधिक पाई जाती है, ऊपर बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए एक तरीका है कि भैया इसको पानी से निकाला जाए। जमीन में जो पानी है, तो पृथ्वी के सतह पर आप देखेंगे समुद्र का विस्तार बहुत ज्यादा है। एक तो पानी से प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा पृथ्वी पर जब, क्योंकि नीचे है ही नहीं तो प्राप्त कहां से करेंगे। नीचे देखिए है कहां, ये वायुमंडल में नीचे के बजाय ऊपर है, और ऊपर होने के कारण सीधे ये मिल नहीं पाता। वैसे देखिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। पूरा ब्रह्मांड सबसे अधिक किससे बना हुआ? हाइड्रोजन। 75% पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, पूरे यूनिवर्स की बात की जाए, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, तो ब्रह्मांड जानते हैं 75% ब्रह्मांड हाइड्रोजन से ही बना है और 24% हीलियम से। यही कारण है कि सूर्य तारों सब में जानते यही हाइड्रोजन हीलियम ही पाया जाता है। सभी सूर्य तारों में यही सब है। देखिए सभी सूर्य या तारा, जो भी कहना चाहें आप, सब में यही है। या तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है या हाइड्रोजन या हीलियम के फॉर्म में है। लेकिन पृथ्वी के सतह पर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, हल्का है, ऊपर चला जाता है। अब जब जो ऊपर चला जाएगा तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? देखिए सब जगह पाया जा रहा है बट सतह पे नहीं है, क्या किया जाए? तो फिर दूसरा कोई स्रोत, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सतह पे तो है ही नहीं, तो प्राप्त कहां से किया जाए इसे? तो आप देखेंगे ये पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, ये पृथ्वी है। और आप जानते हैं इस पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो यहां सरफेस पे इसकी मात्रा है ही नहीं, लीस्ट एबेंडेंसी है, यहां बहुत कम है। अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेंगे आप तो आपको थोड़ा एबेंडेंसी बढ़ेगी यहां पे, और यहां पे मात्रा बढ़ जाएगी। अब ऊपर जाने पर हाइड्रोजन की मात्रा देखें, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है ऊपर जाने पर। अगर आप ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे में पृथ्वी के सतह पर क्या किया जाए? अब पृथ्वी के सतह पर फिर क्या है? तो पृथ्वी के सतह पर हाइड्रोजन कहां से प्राप्त किया जाए? पृथ्वी के सतह पर हाइड्रोजन 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो भैया पानी से, एक तरीका है पानी, ये तो समुद्र का बहुत ज्यादा विस्तार है, और दूसरा तरीका है बायोमास से, जैव भार से, बायोमास से। एक तरीका बायोमास से और एक है भैया वाटर से।
एक वाटर, दूसरा बायोमास, और कोई तीसरा तरीका नहीं है, नो अदर वे। एक है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करिए और पानी से उसको प्राप्त कर लीजिए। दूसरा है कि आप कोयला से प्राप्त करिए, नेचुरल गैस से प्राप्त करिए, मीथेन से प्राप्त करिए। इसके अलावा आप बताएं क्या है और क्या हो सकता है, और कोई जानते उपाय नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखिए पूरी पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का 80, देखिए पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो 70.8% ये पानी है, मतलब समुद्र है। ये ओशन इतना पार्ट है। पृथ्वी पर कितना भाग भाग समुद्र है बताइए? ये देखिए इतना है। और अगर स्थली भाग देखेंगे तो रेस्ट पार्ट 29.2%, ये स्थली भाग है, ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, लैंड पार्ट है, ये महाद्वीपीय भाग है। अर्थात महाद्वीप का भाग जो है इतना है और महासागर का भाग इतना है। और ये जो भैया महासागर है, इसमें पानी है, और इस पानी में 2/3 देखिए क्या है, 2/3 हाइड्रोजन और 1/3 क्या है, 1/3 ऑक्सीजन है एंड 2/3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब पानी से बहुत अच्छे से इसे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा, स्थली भाग पर पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे जो जमीन के नीचे दब गए हैं, कोयला बन चुके हैं, सड़ गए हैं, गैस बन चुके हैं, है कि नहीं? या तो इन पेड़ पौधों से प्राप्त कर लिया जाए। तो वैज्ञानिक यही उपाय करते हैं और इसी उपाय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि हाइड्रोजन पृथ्वी पर पाने का क्या तरीका? 2 ही तरीका है। एक है समुद्र में, मतलब पानी से। देखिए, मैं समुद्र कह रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्थली भाग में पानी नहीं है। अगर पूरी पृथ्वी पर पानी की बात किया जाए तो 97% पानी समुद्र में है, 3% पानी ही स्थली भाग में। ये समुद्र में इतना पानी, कितना पानी समुद्र में है बोलिए? 97। और कितना पानी स्थली भाग पर है? इतने ही है। ये स्थली भाग पर इतना पानी है, तो टोटल पानी इतना है। और उस पानी का चूंकि 97% भाग ये है, तो इस नाते इसी का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो मुझे लगता है एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी पर पानी का स्रोत क्या है, पृथ्वी पर हाइड्रोजन का स्रोत क्या है। तो मैं देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न में से, निम्न में से पृथ्वी पर हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? तो एक तो भैया हो गया जल से, मतलब जल, वाटर। दूसरा हो गया कि फॉसिल सोर्स है, जीवाश्म स्रोत। फॉसिल्स सोर्स। तीसरा हमने कहा कि हीलियम से हाइड्रोजन, या नाभिकीय क्रिया से, नाभिकीय क्रिया से, और ई पार्ट रख दिया, एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन ठीक है?
वेरी गुड, ई इज द राइट ऑप्शन। देखिए ई ही इसका, क्योंकि एक से अधिक स्रोत है, तो देखिए ई यहां का ऑप्शन है, क्योंकि यह भी सही है, यह भी सही है। तो जल से है, जीवाश्म स्रोत से है, यही मैंने आपको यहां पीछे समझाया है। तो पृथ्वी की सतह पर ये देखिए, ये है एक तो, और दूसरा प्लांट्स है। बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप समझ रहे हैं, तो हमारा काम आप आसान कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, पहले मैं हाइड्रोजन को समझा दूं कि हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन को प्राप्त करने के हिसाब से मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। पहले मैं ये चार्ट आपको दिखा दूं। देखिए, मुख्यतः चार भागों में, ऐसे तो बहुत भागों में बांटा जाता है, लेकिन मुख्यतः हाइड्रोजन को चार भागों में। देखिए, ये है ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रो, पहले ये चार क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया तो, और नहीं आए कोई बात नहीं, नहीं आए तब भी तो समझना है। मान लीजिए आईएएस के एग्जाम में आ जाए, यूपी पीसीएस में आ जाए, कोई पढ़ाने पढ़ने का मतलब है कि समग्रता में। इसीलिए जब एक बार कायदे से आप पढ़ाई कर लेंगे तो कहीं का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी तो है कि भाई कुछ सही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हरित हाइड्रोजन, और ये देखिए ग्रे है, ग्रे हाइड्रोजन, इसको ग्रे ही रखिए, कोई कलर ना निकालें। ग्रे हाइड्रोजन अभी पढ़ाते समय समझाते। और ये ब्राउन है, ब्राउन या ब्लैक, पहले हाइड्रोजन के चार प्रकार लिखिए। ब्राउन, भूरा, पहले ये चार प्रकार के हाइड्रोजन की बात लिखें। देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन जानते हैं, अच्छा नहीं माना जाता, एक ब्राउन ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, दूसरा जानते ग्रे हाइड्रोजन। अब एक एक मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को मैं लेता हूं, ब्राउन और ग्रे। तो देखिए, जब मैं कहूंगा कि ब्राउन हाइड्रोजन या ब्लैक कहूंगा, एक ही बात है, ब्लैक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन कोयले से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोजन जो कोयले से प्राप्त किए जाते हैं, कोयला जला करके, भाई कोयले में भी तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन कोयले से प्राप्त किए जाते हैं बाय द यूज ऑफ कोयला। ये गैसिफिकेशन की प्रक्रिया का प्रयोग होता है, अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसे होता है, ये कोयला है, अब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन जो निकला, ये ब्लैक हाइड्रोजन है। ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। लेकिन आप देखिए
ये उतना सही हाइड्रोजन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? आप देखिए इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है ना। देखिए इस हाइड्रोजन को इतना अच्छा नहीं माना जाता, इसको बहुत अच्छा हाइड्रोजन नहीं माना जाता, हाइड्रोजन नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये देखिए, क्योंकि और ये पर्यावरण के लिए प्रदूषक है, सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि इससे CO2 निकलता है, CO2 निकलता है और जो सबसे बड़ा पर्यावरण का प्रदूषक है, तो फिर इसे कैसे अच्छा माना जाए? ये तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। बात समझ रहे होंगे? ये डैमेज क्रिएट कर रहा है, पूरे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज होगा और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। अभी तापमान बढ़ा हुआ तो कितनी परेशानी हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं देखूं ये तो ब्राउन या ब्लैक एक ही बात। अब ग्रे, अब देखिए ग्रे हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? ग्रे हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रे हाइड्रोजन? अब देखेंगे ग्रे हाइड्रोजन क्या है। जब आप नेचुरल गैस से या मीथेन से हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं बाय द यूज ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन, जब आप मीथेन का प्रयोग करके हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, कैसे? जैसे देखिए ये मीथेन है और इसको आपने भैया जला दिया ऑक्सीजन के साथ, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ये देखिए ये निकल आया। अब इसका C और O से मिलकर के CO2 बन गया, अब हाइड्रोजन बच गया ये। अब ये देखिए जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज द ग्रे हाइड्रोजन, यही ग्रे हाइड्रोजन है, दिस इज ग्रे हाइड्रोजन, ये ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन आप बताइए क्या ये अच्छा हाइड्रोजन है? आप स्वयं बताएं। दिस इज गुड हाइड्रोजन? नो, दिस इज हार्मिंग इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, इस नाते ये अच्छा तो नहीं होगा, इसलिए यह भी अच्छा नहीं है, यह भी अच्छा हाइड्रोजन नहीं है, यह भी अच्छा नहीं। हाँ, ये कोयले से नहीं है बल्कि गैस से है, तो थोड़ा कम निकल रहा होगा इसमें, यह भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन कोयले वाले की तुलना में ये अच्छा है, दाग अच्छे हैं अगर धुल जाए, है कि नहीं? अगर उसको धोया जा सके तो ये जो है, जो देखिए ये है ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, और ये आप देखिए ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन है। तो इसमें भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन इसमें ज्यादा निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती, क्योंकि कोयले से है ना, अधिक निकलती है। तो ये वही अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान अच्छा है। जब मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, आतंकवादी तो आतंकवादी है, ये भी आतंकवादी है और ये भी आतंकवादी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम निकलता है, थोड़ा कम, क्योंकि गैस से कम निकलता है, गैस ज्यादा अच्छी जलती है, थोड़ा कम निकलता है। तो इसकी तुलना में तो ये अच्छा है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? या नोट करें इसे फटाफट। बट अगर आप देखेंगे इसमें तो स्टीम प्रोसेस का यूज होता है, इसमें गैसिफिकेशन की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं है, स्टीम मेथड का प्रयोग है। देखिए इसमें गैसिफिकेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, इसमें गैसिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन है, और इसमें
स्टीम मेथड के द्वारा, स्टीम मेथड, इस स्टीम मेथड के द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। इट इज वेरी गुड। अब देखिए, दो चीज और समझना है। अब देखिए, ये दो चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पे आ जाइए, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। अब देखिए, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू को देखिए, मैं ब्लू से लिखूंगा भी, ये अच्छा लग रहा है। ब्लू हाइड्रोजन, अब जरा ध्यान दें आप ब्लू हाइड्रोजन को। देखिए, ब्लू हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन बाय द यूज ऑफ नेचुरल गैस है, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जिसके नाते जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के पॉइंट पर निकलता है उसको वहां कैप्चर कर लेते हैं, वायुमंडल में नहीं जा पाता। इसी नाते उसकी तुलना में यह बहुत बेहतर है। इसमें भी देखिए, बाय यूजिंग नेचुरल गैस आर मीथेन, यही देखिए मैं सेम लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा था अभी आपको ग्रे में वही लिख रहा हूं, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, जरा ध्यान से मैं आपको दिखा ही दूं। देखिए, ये मीथेन है, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और हाइड्रोजन में निकल रहा है, लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें सीसीएस टेक्नोलॉजी का यूज है। सीसीएस टेक्नोलॉजी, सीसीएस क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, स्रोत बिंदु से कार्बन को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो ये वायुमंडल में नहीं जा पाता है। स्टीम समझा रहे हैं अभी, स्टेम नहीं अब्दुल गनी, स्टेम नहीं, स्टीम कैसे होता है अभी समझाते हैं। देखिए, इसमें निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को स्रोत बिंदु से, जहां से निकलता इजेक्शन पॉइंट, स्रोत बिंदु से कलेक्ट कर लिया जाता है और वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाता। कलेक्ट कर लिया जाता है और वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाता, और वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाता है, वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाता है। इस नाते वायुमंडल को हानि नहीं होती है इसमें। अभी मैं समझा देता हूं। इसी नाते ब्लू हाइड्रोजन इन दोनों, पहले वाले दोनों हाइड्रोजन से ज्यादा बेटर है। बात समझ रहे हैं, एकदम बहुत बेटर है। अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो हमने कहा कि ब्राउन हाइड्रोजन। तो ये तो आप जान ही रहे, मैं बोलूंगा नहीं। ग्रे
सी ब्लू, और हमने डी कहा नन, कोई भी नहीं। अब इसमें बताएं आप विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन या वेरी करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी समझ रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, सी सबसे राइट आंसर है यहां पे। अब जरा ध्यान से सुने, देखिए ये जो हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक आर ब्राउन, ब्राउन हाइड्रोजन, फिर हम लोगों ने पढ़ा ग्रे हाइड्रोजन, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लू हाइड्रोजन। अब समझा दे कैसे बनता, फिर ग्रीन पर आएंगे। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, अब देखिए इसको कोयले से बनाया जाता है, कोयले से गैसिफिकेशन के द्वारा, गैसिफिकेशन के द्वारा। और गैसिफिकेशन का मतलब होता है कि सीधे जला करके, गैसिफिकेशन मतलब ये जला करके होता है, जला करके। भोजन बनाने का भी दो तरीका होता है, जैसे आलू बनाना है आपको, आलू खाने लायक, दो तरीका है, या तो जला दीजिए, आग में ऐसे डाल दीजिए, जैसे लिट्टी जानते हैं गांव में सेकते हैं लोग, आग कंडे पर रख देते हैं। दूसरा तरीका उबाल लीजिए, स्टीम मेथड है, एक ये मेथड है। और दूसरा देखिए इन दोनों में क्या यूज हो रहा है, इन दोनों में देखिए क्या यूज हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों में क्या यूज हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें यूज हो रहा है नेचुरल गैस, सीधे मैं लिख देता हूं, स्टीम मेथड, स्टीम मेथड। अब स्टीम मेथड में क्या किया जाता है, इसमें नेचुरल गैस को मतलब मीथेन को हीटेड वाटर के साथ, देखिए ये पानी और हीटेड वाटर स्टीम बना दिया जाता है। अब जो मैंने सीधे लिखा था वैसा नहीं होता है, जैसे हमने लिख दिया था ऐसे ना, ये तो आपको समझाने के लिए, ताकि आप ऐसे जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे है, लेकिन वास्तव में ये होता है जब इसको हीट किया जाता है। आप देखिए यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें ऐसे निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है ये हाइड्रोजन, वास्तव में ये ऐसा होता है। अब देखिए ये जो निकल रहा है, यहां पे हमने इसलिए लिख दिया था कि ताकि आप सीधे रिएक्शन को समझ सकें, लेकिन ये प्रोसेस यूज किया जाता है। हाँ, ग्रीन रहता तो ग्रीन हो जाता, इसी नाते स्टीम कहा जाता है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब ग्रीन पर आते हैं। अब देखिए ग्रीन पर आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ग्रीन में तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, अब देखिए हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये तो पानी से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीधे पानी से हाइड्रोजन बनता है। देखिए अब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब इसमें ये जो है सीधे देखिए हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा दी जाती है वो भी ग्रीन एनर्जी होती है, वो भी क्लीन है। अब यहां ऊर्जा चाहिए ना, यहां पे ऊर्जा चाहिए, तो गर्म कैसे किया जाता है, ये इसके लिए क्लीन एनर्जी यूज किया जाता है, क्लीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस में भी कोई फॉसिल एनर्जी यूज नहीं, जैसे विंड एनर्जी,
जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब तो क्लीन एनर्जी है ना, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे तो पिंक हाइड्रोजन भी कई बार कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनी ही नहीं, ये तो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी ही नहीं। कहां देखिए, यहां कार्बन डाइऑक्साइड कहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही नहीं थी, सबसे अच्छा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही नहीं, बनती ही नहीं, ये सबसे खूबसूरत तरीका है, जानते हैं, ये सबसे अच्छा हाइड्रोजन है, इट इज वेरी गुड हाइड्रोजन। अब इसी ग्रीन हाइड्रोजन को भी कई भागों में बांटा जाता है। अगर ये ऊर्जा जानते हैं दिया जाए न्यूक्लियर एनर्जी से तो पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है, सोलर एनर्जी से दिया जाए तो येलो हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, ये सबसे अच्छी ऊर्जा है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ऐसे पानी को आप तोड़िए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अब ये न्यूक्लियर एनर्जी से अगर करेंगे तो इसी को कहा जाता है पिंक हाइड्रोजन। देखिए मैं पिंक से लिख भी रहा हूं, इसको कहा जाता है पिंक हाइड्रोजन। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है। और अगर इसे सोलर एनर्जी से करिए, अगर सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से अगर करिए इलेक्ट्रोलिसिस, सौर ऊर्जा से अगर इलेक्ट्रोलिसिस करिए तो ये देखिए आप, यहां जो हाइड्रोजन बन रहा है ये येलो हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? येलो कलर का होता है, तो ये येलो हाइड्रोजन, पीला, इसको येलो हाइड्रोजन। हाँ, एनर्जी का तो यूज होता ही है, एनर्जी का तो उपयोग जानते होता ही है। प्रिंस कुमार, इलेक्ट्रोलिसिस में तो ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में तो ऊर्जा देना ही पड़ता है भैया। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में ऊर्जा देना पड़ता है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखें, ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। तो देखिए, मेड फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी, और ये सब लिखा हुआ, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए वो वैज्ञानिक हैं जॉन बोकरिस, इन्होंने ही हाइड्रोजन एनर्जी इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था 1970 में। जॉन बोकरिस हाइड्रोजन एनर्जी और हाइड्रोजन इकोनॉमी का कंसेप्ट, हाइड्रोजन एनर्जी प्लस हाइड्रोजन इकोनॉमी का कंसेप्ट इन्हीं का है, कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया, इन्हीं के द्वारा दिया गया, इन्हीं के द्वारा दिया गया। हाँ, तो महंगा तो हाइड्रोजन एनर्जी बनाना महंगा तो पड़ता ही है, महंगा तो पड़ता ही है, लेकिन जानते हैं इस प्रक्रिया को सस्ता करना पड़ेगा ताकि आगे चीपर हो जाए ये। धीरे धीरे चीपर हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज शुरू में महंगी लगती, शुरू में आप तैयारी करते हैं तो 5 घंटे में 2 कंसेप्ट समझ में आता है। नहीं, जितेंद्र राम एग्जाम जरूर दें,
चाहे तैयारी हो पाई है या नहीं हो पाई, एग्जाम जरूर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई चांस नहीं जाने वाला। इसमें जानते कोई माइनस मार्किंग नहीं है बीपीएससी में। एग्जाम दें, एग्जाम देने से अपने अपनी मन स्थिति का पता चलता है कि हम किस मन स्थिति में कितना कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, एग्जाम जरूर दें। देखिए ये जॉन बोक्रिस, इन्होंने हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन एनर्जी का कंसेप्ट दिया। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ऑफशोर। देखिए विंड एनर्जी का प्रयोग किया है। यहां देखिए समुद्र में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा होगा देख करके आपको ये। यहां पे देखिए वैसे ही नहीं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, वो तो येलो का नाम है। कई बार एक ही व्यक्ति का नाम घर में पप्पू होता है, डब्लू होता है, पिंकू होता है, या मान लीजिए पप्पू, पप्पू तो खैर नहीं कहेंगे क्योंकि पप्पू नाम को लेकर बड़ा आपत्ति है कि पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू वोट नहीं डालता, पप्पू पास नहीं होता। मान लीजिए किसी का नाम कुछ है और कई बार उसी का नाम स्कूल में कुछ है, तो व्यक्ति वही है। नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, आप आराम से दें। यूपीपीसीएस में कुछ नहीं ऐसा। आप जरा ध्यान से सुने, पहले एक कंसेप्ट को समझ लें ताकि ये पूरी बात आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे बेहतर हाइड्रोजन कौन है बताइए? ग्रीन हाइड्रोजन है। सबसे बेहतर हाइड्रोजन कौन है बोलिए? ग्रीन हाइड्रोजन। और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना, किसी भी हाइड्रोजन का नहीं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने का सरकार का लक्ष्य। ग्रीन हाइड्रोजन का सरकार हब बनना चाहती। ये देखिए भारत की सरकार ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना चाहती है 2030 तक। ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना चाहती। अब देखिए पहले दो कंसेप्ट को आप समझें। एक कंसेप्ट है एनर्जी फ्रीडम का, एक एनर्जी सिक्योरिटी का। 2047 तक, मतलब जब भारत की आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, तो भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र होना चाहती। देखिए 2047 तक भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता चाहता मतलब एनर्जी फ्रीडम। देखिए यहां पे एनर्जी फ्रीडम एक शब्द है। एनर्जी फ्रीडम, ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी फ्रीडम चाहता है। 2047 तक भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्रता चाहता है। और ऊर्जा स्वतंत्रता क्या है? जब अभी हम लोग अपनी ऊर्जा के लिए 85% आयात पर निर्भर है, पेट्रोलियम का आयात करते। तो जब अपने ही स्रोतों से 100% ऊर्जा प्राप्त की जाए तो उसे ऊर्जा स्वतंत्रता कहा जाता है। और अपने ही स्रोतों से कैसे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? जब ऊर्जा सोलर एनर्जी से होगी, जब एनर्जी जो हाइड्रोजन एनर्जी से होगी, जब विंड एनर्जी से होगी, न्यूक्लियर एनर्जी से होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होगी, तभी तो ऐसा होगा। देखिए दो शब्द है, जब एनर्जी की बात आती है तो दो शब्द है। देखिए एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एक है भैया एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा।
और एक शब्द है एनर्जी फ्रीडम। एनर्जी फ्रीडम, ऊर्जा स्वतंत्रता। देखिए, जब नागरिकों को 100% ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती 24 घंटे, जब नागरिकों को 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती, 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती, उपलब्ध कराई जाती है, चाहे अपने स्रोत से चाहे बाह्य स्रोत से। उससे मतलब नहीं 24 घंटा, मतलब चाहे आंतरिक स्रोत हो, इंटरनल स्रोत हो, चाहे आंतरिक स्रोत हो या बाह्य स्रोत हो, चाहे आंतरिक स्रोत हो या बाह्य स्रोत हो, तो उसे कहा जाता है एनर्जी सिक्योरिटी। और जब नागरिकों को 24 घंटे ऊर्जा अपने ही स्रोतों से उपलब्ध कराई जाए, जब नागरिकों को 24 घंटे ऊर्जा अपनी स्रोत से उपलब्ध कराई जाए। अब इसके लिए भारत सरकार ने लक्ष्य जानते हैं, दिसंबर 2022 का रखा। ये सरकार अचीव भी कर जाएगी, यद्यपि इस समय ऊर्जा संकट चल रहा है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, दिसंबर 2022 तक ये लक्ष्य है ये मोदी सरकार का। और ये 2047 तक, जब भारत की आजादी का 100 वर्ष होगा, 2047 तक। ये दो कंसेप्ट है। राहुल कुमार बहुत अच्छा, यही चाहिए भी। डरना नहीं है, जानते हैं, लड़ना है, और लड़ना है और जीतना भी है। आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये बहुत आसान काम है, बशर्ते आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पूरे जानते, छोटे छोटे सभी बिंदुओं पर आसानी होने लगे, तो मजा आ जाएगा। बस 1 साल हमारे साथ रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। 1 साल अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, बहुत आनंद महसूस करेंगे, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फटाफट नोट करेंगे सब लोग। तो ये आपने हाइड्रोजन एनर्जी को भी समझ लिया। अब सोलर एनर्जी पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, बाकी सोलर एनर्जी एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। और जानते हैं हाइड्रोजन एनर्जी में भी फ्यूल सेल पढ़ाना होता है, लेकिन अब वो सब जानते हैं करंट अफेयर में नहीं पढ़ाएंगे, या तो फिर आईएएस का पीटी का एग्जाम रहता। अभी तो आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है इसके आधार पर कवर हो जाएगा, और अगर यहां से सवाल पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। देखिए सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा दो तरीके का है, एक सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी, सौर तापीय ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा। और दूसरा है सोलर फोटोवोल्टेइक एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टेइक एनर्जी, सौर विद्युतीय ऊर्जा इसी को कहा जाता है, सौर विद्युतीय ऊर्जा। जब सूर्य की ऊर्जा का सीधे उपयोग किया जाता है, मतलब सूर्य की रोशनी का ही सीधे उपयोग करके जब, कम लिखते हैं क्योंकि आगे तो पढ़ाना ही है सब, जब सौर ऊर्जा का सीधे उपयोग करते हैं, सोलर कुकर उकर में जानते हैं इसका यूज है, जैसे जानते हैं जो पानी गर्म करने वाली, जैसे सोलर हीटिंग
जो सोलर हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस, सोलर पाउंड, ये हो सकता है आप ना जानते हो तो घबराइएगा नहीं, ये जब आगे पढ़ाएंगे तब जानेंगे आप। सोलर कुकर, और ये जानते हैं, इसमें ध्यान से सुनेंगे, और इसमें जो है पहले सौर ऊर्जा को बैटरी में बदला जाता है, बैटरी वाली ऊर्जा, फिर बैटरी का उपयोग। सौर ऊर्जा को बैटरी वाली ऊर्जा में, बैटरी ऊर्जा में फिर उपयोग, मतलब बैटरी जो सोलर बैटरी जिस बनाई जाती है, ये दो प्रकार का। अभी इसमें ज्यादा पूछिएगा नहीं, क्योंकि जब ये पढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर होगा, इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब देखिए, भारत की सरकार अब क्लीन एनर्जी, देखिए क्लीन एनर्जी का जो लक्ष्य रखती है, मैं जरा आपको दिखा रहा हूं, क्लीन एनर्जी का जो लक्ष्य रखती है वो 2022 तक, मतलब दिसंबर 2022 तक 1,75,000 मेगावाट, 75,000 मेगावाट, और इसी को, ये चूंकि 1 मेगावाट में 1,000 गीगावाट होता है, तो ये है, मतलब 1 गीगावाट में 1,000 मेगावाट होता है, तो 175 गीगावाट भी इसको लिखा जाता है। और 2030 तक ये अप कर दिया गया 5 लाख मेगावाट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 गीगावाट। ये लक्ष्य है पूरा क्लीन एनर्जी का। इसमें से 1 लाख मेगावाट, इसमें से देखिए 1 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट, या इसको आप कह सकते हैं 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, इतना सौर ऊर्जा से। और इसमें जस्ट डबल करने का है, इस सारे को पहले डबल कर दिया गया था। पहले ये लक्ष्य जानते हैं, ये लक्ष्य को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में बदला गया है, इससे पहले ये 450 का था, उसी का जस्ट डबल। पहले नोट करिए, ये जो अभी का लक्ष्य है इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए 2030 तक पहले लक्ष्य था कि क्लीन एनर्जी कुल ऊर्जा में 40% होगी, लेकिन अब 50 कर दिया गया। 2030 तक कुल ऊर्जा में 50% क्लीन एनर्जी से भारत प्राप्त करेगा, क्लीन एनर्जी से भारत प्राप्त करेगा। पहले यह लक्ष्य था, पहले यह लक्ष्य 40% का था, 40% का था, तो पहले यह लक्ष्य था कि केवल 40%, अब ये हो गया है भैया 50%। और बाकी आप जानते हैं कि भारत में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यहां गुड़गांव के ग्वाल पहाड़ी में स्थापित किया गया। भारत शौर्य पुत्र है, भारत न्यू ओपेक कहलाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक सोलर एनर्जी की संभावना भारत में है। आप जानते हैं भारत में लगभग 300 दिन की धूप पाई जाती है, दुनिया के किसी भी देश में 300 दिन की धूप नहीं पाई जाती। अगर आप चाइना में देखेंगे तो 170-80 दिन से ज्यादा की धूप नहीं है। पूरे यूरोप में 126 दिन की धूप है।
अमेरिका में देखेंगे 100 दिन की है, कनाडा में 90 दिन की है। मतलब धूप जो है आप जानते हैं हर देश में इतना इजिली अवेलेबल नहीं है, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जानते हैं इसको आपको समझना होगा। देखिए अब हम लोगों ने जो ये करंट अफेयर की सीरीज शुरू किया था उसका आज समापन करते हैं, क्योंकि आज के ही जानते हैं 9 दिन के बाद फिर हम लोग 2000 जो है 11 तारीख से शुरू करने वाले हैं नए बैच का। तो अब जो है 11 मई से आपकी क्लास शुरू होगी। 11 मई से क्लास रहेगी। अब इतनी क्लासेस के माध्यम से कुछ चैप्टर आपके निश्चित रूप से क्लियर हो गए होंगे, कुछ चैप्टर के जानते हैं करंट अफेयर क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार जो लोग एग्जाम दे रहे हैं ये पूरे 11 क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी जो हमने चलाया है उसको भी एक बार देख लेंगे, उससे और रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपका काम चल जाएगा। दोबारा फिर हम लोग मिलेंगे 11 मई से और यहीं से क्रांति शुरू होगी। यहीं से समझ में क्रांति की शुरुआत करेंगे और शून्य से शिखर तक की यात्रा शुरू करेंगे। शून्य से शिखर तक। इसमें पहले जानते, ध्यान से सुनेंगे, इसमें पहले जो 2 क्लास 3 क्लास रहेगा, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, ओरिएंटेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक आप सभी लोगों से निवेदन है, इधर जिनको छुट्टी मिली है, जिनका एग्जाम नहीं है, वो चीजों को पढ़ते रहेंगे। खाली बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की किताब आप लोग खरीद लेंगे। जो 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री है, 6वीं से 12वीं का जानते हैं जो ज्योग्राफी है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़िए, रखे रहिए, कभी कभी जरूरत होगी। जैसे हिस्ट्री का तो जरूर पढ़ लीजिए, 11वीं 12वीं का। इसके अलावा जानते हैं हम लोग जो है बहुत विधिवत काम करवाएंगे। अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ेंगे तब भी हमारी ही क्लास के माध्यम से आप महाक्रांति करने में सक्षम हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बाकी तो उसी दिन बात करेंगे। एक चीज और सभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है अभी पूरे मन स्थिति के साथ एग्जाम देना। जिनका 8 मई का बीपीएससी का एग्जाम है, ये नहीं आप को सोचना है कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है या मेरी कम तैयारी है या प्रेशर में सब भूल जा रहे हैं। एकदम नहीं, जाइए और एग्जाम दीजिए, घबराना नहीं है। जब लक्ष्य बड़ा होता है और जो है बड़े लक्ष्य को पाना होता है तो हताशा, निराशा, उदासी ये सब आता रहता है। एकदम वीर बनिए और अर्जुन बनिए और लक्ष्य पर जानते अपनी निगाह रखिए। सीधे सीधे जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सीधे सीधे जो है आप अपने पर फोकस रखिए, अपने आत्मबल पर। 50% जो लड़ाई है वो आत्मबल से लड़ी जाती है और 50% ही ज्ञान की जरूरत होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आप अच्छे से मन स्थिति के साथ जाइए, एग्जाम में बैठिए, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए, जैसा भी हो जाए। लेकिन अगले बार जानते हैं 10 के अंदर रैंक लाने का लक्ष्य रखिए। अगली बार जैसे 60 मान लीजिए, अगली देखिए 1 वर्ष बाद जो भी एग्जाम हो, 1 वर्ष के बाद आपकी रैंक 1 से लेके 10 के अंदर रहनी चाहिए। 1 से 10 के अंदर मतलब सिंगल डिजिट में आपकी रैंक रहनी चाहिए, नहीं तो मुझसे पढ़ना भी एक तरीके से बेकार है। सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए। और सिंगल डिजिट में रैंक कैसे रहेगी जानते, उसके लिए वेट करिए और 1 साल पढ़िए और एंजॉय करिए, खूब अच्छे से समझिए, हर चीज को जानते रिवाइज करिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोगों में से हर व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को जोड़े, ताकि ग्रामीण भारत चलो प्रशासन में जो अभियान है इसको लेकर क्रांति हम लोग कर सकें। और हर जगह सपोर्ट करिए, यूट्यूब पर भी जो कार्यक्रम चल रहा वहां भी सपोर्ट करें, यहां पे भी सपोर्ट करें और इस कार्यक्रम से खासकर बहुत सारे लोगों को जोड़ें। निश्चित रूप से जानते हैं ये कार्यक्रम बड़ा होगा तो हम लोग भारत के लिए भी, ग्रामीण भारत के लिए भी जानते हैं कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे और सबकी सेवा करते रहेंगे, जिससे अभावग्रस्त बच्चे, कम आय वाले बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जानते भविष्य बेहतर होगा। तो आप लोग अपना भी भविष्य बेहतर करें और दूसरे ग्रामीण बच्चों के जानते हैं जीवन को भी बेहतर करने में अपना योगदान दें। इसी आशा के साथ आज मैं आप सभी लोगों को जानते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जो है अपना आशीर्वाद देता हूं और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इच्छा है कि आप सभी लोग इस एग्जाम में बेहतर करें जो एग्जाम दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं
वो 10 दिनों तक अपनी मन स्थिति को बनाएं और जीतने की मानसिकता पैदा करें, और निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है वो सब पूरा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।